हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया हो? आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया था ट्रायंगल लॉ, जो वेक्टर एडिशन के लिए यूज में लिया जाता है। इसी में हम आगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका भी यूज दो वेक्टर हों, वो किसी एंगल के ऊपर हों, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम यहाँ पर बनाते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, नाम दे देते हैं इसको। ये ए, बी, सी और डी। अब इसमें पैरेललोग्राम में ए बी जो साइड है इसकी, वो रिप्रेजेंट कर रही है मान लो वेक्टर पी को, और ए डी जो साइड है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर क्यू को। और इन दोनों के बीच में एंगल है, मान लो कितना है? थीटा। वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच में एंगल कितना है? थीटा के इक्वल है। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या है, इसकी जो ये ए डी किसके इक्वल होगा? बी सी के, और ए बी किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल। तो यहाँ पर जो ए डी है वो किसके इक्वल है? बी सी के, तो इसको लिखा जा सकता है वेक्टर क्यू के इक्वल। अब यहाँ पर देखिए पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कौन बताएगा? वो जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जिसको हम यहाँ पर AC के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो AC है, जो इस पैरेललोग्राम का क्या है? डायगोनल, ये इसके रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा। किसको बताएगा? रिजल्टेंट, कि P और Q का रिजल्टेंट क्या है? R है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करें, इस AB को थोड़ा आगे की ओर हमने इंक्रीज कर दिया, और C से इसके ऊपर क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। ये एंगल 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। ये वाला एंगल थीटा। इसको नाम दे दिया मान लो N। क्या नाम दे दिया? N नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर कि जो BC साइड है इसकी वैल्यू कितनी है? Q के इक्वल। किसके इक्वल है? Q के। तो इसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि ये हमारे पास इस प्रकार से, ये एंगल थीटा है, ये Q है, ये B पॉइंट है, ये N पॉइंट है, और ये C पॉइंट है। तो इसको इस प्रकार से मैं बना दूँ। तो देखिए ये वेक्टर Q, ये x एक्सिस मान सकते हैं और ये y एक्सिस। तो इसका Q का रेजुलेशन किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? रेजुलेशन। तो करेंगे तो जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनता है उसको क्या लिखते हैं? कोस थीटा। और दूसरी साइड को क्या लिखते हैं? साइन थीटा। तो इधर तो आ जाएगा इसका कंपोनेंट, यानी कि रेजुलेशन कर रहे हैं कंपोनेंट में, फैक्टर्स में, तो Q का इधर क्या आ जाएगा? Q कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा? Q साइन थीटा। ये आ जाएगा। ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? Q साइन थीटा के इक्वल। तो मीन्स हमें ये BN की वैल्यू मिल गई कितनी? Q कोस थीटा। और NC की वैल्यू कितनी मिल गई? Q साइन थीटा। तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू लिखें यदि हम, तो यहाँ पर जो ये है BN, इसकी वैल्यू आई है Q कोस थीटा। Q कोस थीटा, और ये आई है Q साइन थीटा। यहाँ तक ठीक। अब आगे देखें तो हमने क्या किया, ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाया और सी से इसके ऊपर क्या कर डाल दिया? एक परपेंडिकुलर। और उसमें ये साइड ए डी जो है वो किसके इक्वल है? बी सी के, और ए डी की वैल्यू है वेक्टर क्यू, ए बी वेक्टर पी। इन दोनों का पी और क्यू का रिजल्टेंट हमने क्या माना? आर, जो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा? इसके जो पैरेललोग्राम हो उसके डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे इसको सोल्व करें तो हम ट्राइंगल ले लें। कौन सा? ANC। कौन सा ट्राइंगल ले? ANC। तो ट्राइंगल ANC। तो इसमें देखिए AC का स्क्वायर इक्वल्स टू,
ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एन का स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। अब ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन को लिखा जा सकता है ए बी प्लस बी एन। तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एन को लिखा हमने ए बी प्लस बी एन इसका होल स्क्वायर प्लस एन सी का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ए बी की वैल्यू, ए बी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, और बी एन किसके इक्वल निकाला हमने, क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारे पास पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एन सी की वैल्यू कितनी है, एन सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू साइन थीटा। तो आ जाएगा क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करें, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी ये हमने रिजल्टेंट माना है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको जो लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे लास्ट में बताया था जब ट्राइंगल लॉ पढ़ रहे थे, तो दोनों फॉर्मेट हैं इसके, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो मैग्नीट्यूड में ही आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर क्यू, इसकी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो मैग्नीट्यूड की टर्म में आएगा और मैग्नीट्यूड में वेक्टर नहीं लिया जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैं वेक्टर न लिख करके सीधा मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। ये तो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस इसमें और इसमें क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 2pq कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। तो क्या आ जाएगा फाइनली रिजल्टेंट इन दोनों का, P और Q का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा, तो ये आएगा हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट, ये आ जाएगा। अब इसको जैसे कहा कि यहाँ वेक्टर है तो इसको वेक्टर फॉर्मेट में यदि हमें लिखना है तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं। जैसे यहाँ पर हमने रिजल्टेंट निकालना है तो मोड लगा दिए यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी लिखा जा सकता है वेक्टर p का स्क्वायर प्लस वेक्टर q मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p का मोड वेक्टर q का मोड इनटू कॉस थीटा। इस प्रकार से इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। वेक्टर फॉर्म में है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पर पहले जिसको जो सॉल्यूशन किया वो वेक्टर फॉर्म में न लेकर के मैग्नीट्यूड में यूज कर लिया। रिजल्ट दोनों ही सेम है, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब देखिए इसका रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या रिजल्ट आया है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कि हमें जो रिजल्ट देखने को मिला वो ये मिला, आर इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो अब हमें जब भी दो वेक्टर दिए हुए हों किसी एंगल के ऊपर और उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले का हमें क्या करना है, यूज करना है। कैसे करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो AC है, ये पॉइंट A था, जो AC है जो इसका जो पैरेललोग्राम है उसका क्या है, डायगोनल है। तो P और Q का जो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, जिसका फॉर्मूला क्या है, R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी यहाँ हो सकती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जो रिजल्टेंट आया है
जो रिजल्टेंट आया है वो इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है या इस वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। यानी कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, इस एक्सिस के साथ में या इस एक्सिस के साथ में, या कहें कि रिजल्टेंट जो हमारे पास है उसके वेक्टर पी जो है उसके साथ में कितने डायरेक्शन के ऊपर, कितने एंगल के ऊपर है, या इसके साथ कितना वो एंगल बना रहा है, कौन सी डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम क्या करें, मान लो कि जो रिजल्टेंट है वो इस पी के साथ में एंगल बना रहा है कितना, अल्फा। कितना बना रहा है, अल्फा। तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट की। किसके साथ में, पी के साथ में। जब ये हमें मिल जाएगा, ये टोटल थीटा है, तो ये लेस थीटा में, इसमें से थीटा पूरे थीटा में अल्फा लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके साथ में आ जाएगा। तो हमें एक के रेस्पेक्ट में मिल जाए, जैसे इसके साथ में हमें इसकी डायरेक्शन मिल गई कि पी के साथ में इतना एंगल बना रहा है, तो क्यू के साथ हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा वही ट्राइंगल ANC यूज करते हैं। कौन सा, ANC। तो ट्राइंगल ANC, तो जो हमें यहाँ पर डायरेक्शन बतानी है तो tan अल्फा निकाल लें, और tan अल्फा आ जाएगा तो उससे हमें अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिए ट्राइंगल ANC में tan अल्फा क्या लिखा जाएगा, tan अल्फा क्या होगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, NC, और बेस क्या है, AN। तो यह आ जाएगा NC अपॉन में AN। अब AN को क्या लिखा जा सकता है, AN को लिखा जा सकता है AB प्लस BN। तो ये आगे आ जाएगा tan अल्फा इक्वस टू NC कितना है, Q साइन थीटा के इक्वल है, अपॉन में AN को लिखा जा सकता है AB प्लस BN, और AB की वैल्यू P है और इसकी वैल्यू Q cos थीटा। मैं P बोल रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वेक्टर में भी लिख सकते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड यूज करना पड़ेगा। तो आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर, Q साइन थीटा अपॉन में AB की वैल्यू है P प्लस BN की वैल्यू है Q cos थीटा। तो यहाँ से रिजल्ट आया हमारे पास tan अल्फा का। किसका रिजल्ट आया, tan अल्फा। अब हमें अल्फा पूछ ले, यानी कि डायरेक्शन पूछ रहा है, तो अल्फा निकालेंगे तो अल्फा कितना आएगा, tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें ये पता लग जाएगा P के साथ में वो कितने एंगल के ऊपर है, या फिर Q के साथ में वो कितना एंगल बना रहा है। तो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, जैसे उसमें कैसे रिजल्टेंट निकाला जाता है। अब देखिए स्पेशल केस की हम बात करें तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan अल्फा कितना है हमारे पास, Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q cos थीटा, इन दोनों का हम यूज करेंगे। तो स्पेशल केस की हम यहाँ पर बात करें कि क्या क्या स्पेशल केस हो सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर दो वेक्टर हमारे पास P और Q, कौन कौन से हैं, P एंड Q दो वेक्टर है। पहला केस है इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा कितने डिग्री की दे रखी है वैल्यू, थीटा की 0 डिग्री दे रखी है। यानी कि इसका मीन्स ये हुआ कि P वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर पैरेलल। क्या हो गए, पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तभी एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो उस केस में उसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर ले, थीटा इक्वल्स टू कितना यूज कर ले, 0 यूज कर ले। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा R इक्वल्स टू, इस केस में जब थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री के इक्वल, तो यानी कि P और Q पैरेलल हो जाएंगे, और पैरेलल होंगे तो उस केस में इसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है। तो R इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, और थीटा कितना 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, P प्लस Q का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर P प्लस Q का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो R कितना आ गया हमारे पास, P प्लस Q के इक्वल। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, वेक्टर P प्लस वेक्टर
ये इसका रिजल्ट। तो कहने का मीन्स क्या है इसमें, देखिए कि यहाँ पर जो आर आया है वो P प्लस क्यू के इक्वल आया। तो इस केस में जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दोनों पैरेलल होंगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा P प्लस क्यू, और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम। कैसे होगी, और हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री के लिए आया P प्लस क्यू, दोनों का सम हो। अब यदि एंगल हमारे पास 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री हो, तो क्या केस हमें देखने को मिलेगा, 90 डिग्री हो तो क्या केस हमें देखने को मिलेगा। तो सेकंड केस देखिए, थीटा इक्वल्स टू, सेकंड केस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आएगा इसका, तो रिजल्टेंट की बात करें हम, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो आर इक्वल्स टू कितना आएगा, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये टर्म 0 हो गई, तो क्या बच गया यहाँ पर, r इक्वल्स टू अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकती, हमारे पास वैल्यू आई है थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर कितना है, r इक्वल्स टू है p प्लस क्यू, ये वैल्यू आई है। और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आई है r की, वो ये आई है अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब तीसरा केस और देखते हैं हम, जब हमारे पास एंगल 180 डिग्री हो, मीन्स दोनों P एंड Q एक दूसरे के क्या हो, एंटी पैरेलल हो, एक की डायरेक्शन इधर तो दूसरे की डायरेक्शन ये हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा उन दोनों का। तो देखिए एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो उसी फॉर्मूले में हम यूज करें, r इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा कितना है, 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ -1, तो माइनस यहाँ मल्टीपल होकर के माइनस आ जाएगा, तो r कितना आ जाएगा हमारे पास, r आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1, और माइनस को यहाँ मल्टीपल करेंगे तो माइनस ये आ जाएगा। अब ये भी फॉर्मूला हो गया, किसका होगा, a माइनस बी वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अंडर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो r कितना आ गया, r आ गया हमारे पास p माइनस क्यू। तो जब एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो r की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, p माइनस क्यू। तो अब तीन रिजल्ट यहाँ पर हमने देखे, तीनों ही केस में हमारे पास जो r आया वो देखिए मैक्सिमम कहाँ है, p माइनस क्यू, यानी कि p में से माइनस ये हो रहा है, तो ये वैल्यू तो मैक्सिमम हो नहीं सकती। इसमें अंडरूट आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का अंडरूट आ रहा है, इसमें आ रहा है p प्लस क्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, ये वाली। जब दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ही उनका रिजल्टेंट क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ पर ये जो वैल्यू है, जब एंगल कितना होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, तो उस केस में जो r आया हमारे पास p माइनस क्यू, वो क्या होगा, मिनिमम। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, बाकी 90 डिग्री के ऊपर ही है। अब हम बात करें कि जो tan अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी इन एंगल के ऊपर, किसके ऊपर, तीन एंगल लिए हमने, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो पहला केस है जब एंगल हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें, तो tan अल्फा कितना आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाएगा p के साथ में या फिर q के साथ में। तो वहाँ वैल्यू पुट करें q साइन थीटा कितना है, 0, तो साइन 0 आ जाएगा अपॉन में p प्लस क्यू कॉस 0, ये वैल्यू 1 हो गई। साइन 0 की वैल्यू 0, यानी कि tan अल्फा कितना आ गया, 0 आ गया। tan अल्फा कितना, 0, तो अल्फा कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। अब इस पे भी स्पेशल है, हम बात करें, ये पहली कंडीशन हो गई जब एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेकंड केस में हम बात करें कि जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री, तो उस केस में tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा q
साइन 90 अपॉन में P प्लस क्यू कॉस 90। कॉस 90 जीरो, तो ये तो जीरो हो गई टर्म, और साइन 90 1, तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा Q अपॉन P। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा टेन इनवर्स Q अपॉन P। ये दो केस आ गए। ये 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए अल्फा कितना होगा 0 होगा, यानी कि P के साथ में कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री है तो अल्फा होगा टेन इनवर्स Q अपॉन P। कैसे होगा देख लो, मान लो ये Q हो गया इधर और इधर P हो गया, ये P और ये Q, और इनके बीच में एंगल 90 है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मान लो कि ये रिजल्टेंट है इनका, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, तो परपेंडिकुलर Q है बेस ही है, तो Q अपॉन P आ जाएगा। इस प्रकार से सोल्व करते हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन जब एंगल हमारे पास 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री के इक्वल हो, तो उस केस में क्या आएगा। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो हमारे पास अल्फा कितना आया 0 आया। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, कितना हो थर्ड केस में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ वैल्यू पुट करें तो क्या रिजल्ट आएगा देखिए, टेन अल्फा इक्वल टू हमारे पास आएगा Q साइन 180 अपॉन P प्लस Q कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन 180 की वैल्यू 0 हो गई, ये माइनस होगा तो ये 0, तो टोटल 0 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू कितना मिला हमारे 0 मिला, तो अल्फा कितना हो गया 0 हो गया। अल्फा क्या हो गया 0। अब इस केस में देखिए जब 0 डिग्री है तब भी अल्फा 0 है, और जब 180 है तब भी अल्फा क्या है 0 है। तो हमें मान लो ये दिया हुआ हो कि कंडीशन ये है कि अल्फा दोनों ही केस में क्या मिल रहा है हमें 0 डिग्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर भी 0 है और यहां पर भी 0। तो हमें क्या पता लगे कि जो एंगल है थीटा वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। भाई इसकी वैल्यू तो सेम आ रही, अल्फा की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में क्या रही सेम आ रही है हमारे पास, लेकिन जो थीटा हमने लिया, जो एंगल लिया इन दोनों के बीच में P और Q के बीच में, किस किस के बीच में P और Q के बीच में हमने एंगल जो लिया है वो तो एक बार 0 डिग्री लिया है और एक बार 180 डिग्री, लेकिन अल्फा की वैल्यू दोनों ही कंडीशन में 0 आ रही है। तो हमें क्या पता लगे कि ये एंगल 0 डिग्री होगा या एंगल 180 डिग्री होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसके लिए क्या है देखिए, इसमें दो वेक्टर हैं P एंड Q। कौन कौन से P एंड Q। यदि इस फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं तो इसमें देखिए वेक्टर P का मैग्नीट्यूड यदि वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा, किसका दो वेक्टर है P एंड Q, यदि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो उस केस में यदि अल्फा 0 आ रहा है, अल्फा क्या आ रहा है 0, तो उसका मीन्स ये है कि जो थीटा है वो कितने डिग्री का होगा 0 डिग्री का। यानी कि ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी कब, जब P वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। तो इन दिस केस थीटा इक्वल्स टू 0 मीन्स अल्फा 0 हमें मिला और कंडीशन ये हमारे पास है। अब पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन यदि P का मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड से कम है और थीटा की अल्फा कितना मिल रहा है हमें 0 ये मिल रहा है, तो उस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो याद रखना जब ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी और अल्फा 0 होगा तो एंगल क्या बनेगा दोनों के बीच में 0 डिग्री का, यानी कि दोनों पैरेलल होंगे। और यदि P का मैग्नीट्यूड इससे कम है तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, जबकि अल्फा क्या रहेगा 0 डिग्री ही रहेगा। तो ये इसमें मेन चीज है, ये हमें आनी चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने आज पढ़ा वेक्टर लॉ, यानी कि वेक्टर एडिशन लॉ हमने पढ़ा, जिसमें क्या था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, कैसे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज करें, कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करें कि दो वेक्टर किसी एंगल के ऊपर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो उससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक होगा वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक सभी पढ़ते रहिए।